करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में बड़ा सवाल। सबसे बड़ा सवाल आज का यही है, क्या प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को आर पार के संकेत दे दिए हैं? प्रधानमंत्री ने आज झांसी से क्या पाकिस्तान को आर पार के संकेत दे दिए हैं? अलगाववाद के पैरोकार अब क्यों नहीं कह रहे कुछ भी? क्यों मुंह छुपाए फिरते हैं अलगाववाद के पैरोकार? और उसके साथ साथ घर में छिपे भेदियों को कब खत्म करेगी भारत सरकार? घर में छिपे भेदियों को कब खत्म करेगी भारत सरकार? इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, हम श्रद्धांजलि देते हैं उन सभी शूरवीरों की जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज देश का जर्रा जर्रा एक ही मांग करता है, पाकिस्तान से आज बदला लो। और इसलिए कि हम आगे बढ़ें, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, पहले जरा देखिए कि आज दिन भर क्या क्या रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। पुलवामा हमले के गुनाहगार, पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हमारा पड़ोसी देश ये भूल रहा है कि ये नई नीति और नई रीति वाला भारत है। आतंकी संगठनों और उनके आकाओं ने जो हैवानियत दिखाई है, उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह ललकार अपने आप में काफी है। पूरा देश आज सरकार से यही कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि पाकिस्तान को यह सनद रहे कि हिंदुस्तान के सपूतों के साथ इस तरह का खिलवाड़ वो नहीं कर सकते। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा जी मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मियां अफजल साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद कुछ देर में जुड़ेंगे और सुशील पंडित जी कश्मीर के जानकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत राजीव डोगरा जी मैं आपसे करूं। मोस्ट फेवर्ड नेशन के स्टेटस को भारत ने अब पाकिस्तान से अलग करने की बात कही है, लेकिन क्या इससे पाकिस्तान की सेहत पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है? क्या यह अपने आप में कारगर कदम है? देखिए, ये MFN मैंने ही शुरू किया था कुछ साल पहले जी। और आपके प्रोग्राम में भी कई बार इस बात पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि कम से कम कुछ तो स्टेप लेना चाहिए भारत को, बजाय इसके कि दूसरे देशों को कहें कि आप कुछ करिए पाकिस्तान के अगेंस्ट। हमको दूसरे देशों को दिखाना चाहिए कि हमारा दर्द क्या है और हम भी कैपेबल हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ करने के लिए। MFN जो है वो पहला छोटा पर ठोस कदम है कि जिससे दुनिया को बताया जाए कि बहुत हो गया, अब हम इनको मोस्ट फेवर्ड नेशन कैटेगरी नहीं दे सकते। जब तक वो तो हमको डिनाई करते ही रहे हैं, वो तो ये भी नहीं कहना चाहते कि भारत हमारा पसंदीदा मुल्क है। तो ऐसे देश के साथ कुछ तो कार्रवाई करनी चाहिए जी। तो इसमें जो है ट्रेड के ऊपर थोड़ा सा असर पड़ेगा। वैसे भी ट्रेड क्या है, $2.3 बिलियन वो भारत के लिए ना के बराबर है जी। पाकिस्तान जो है वो तो अपने लोगों की परवाह नहीं करता। तो जो इंडिया के स्कूटर्स हैं, मोटरसाइकिल हैं और ऐसी अन्य चीजें हैं, वो वहां नहीं बिकेंगी तो पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुबई के रास्ते वो मंगवाता रहेगा क्योंकि चोरी चकारी तो होती रहती है वहां पे जी। तो MFN का जो है ये संकेत है, जो साइकोलॉजिकल इसका असर होगा कि हाँ, भारत ने अब डिसाइड कर लिया है कि वो स्टेप्स, कड़े स्टेप्स लेगा और ये शुरुआत है उसकी। प्रेम शुक्ला जी, बुनियादी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री जी ने झांसी से जो ललकार शुरू की है, उसका मतलब यह है कि सेना के पास खुली छूट होगी,
लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, जाहिर सी बात है सरकार क्या करने जा रही है, सेना क्या करने जा रही है, इसकी जानकारी ना आपके पास होगी और ना आप शायद इससे साझा करेंगे, अगर आपके पास हो भी तब। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम किस हद तक जाने को तैयार हैं, हम क्या कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज चाहिए वो अब हमारे हाथ में नहीं है। यानी कि हम सर्जिकल स्ट्राइक तो शायद ना कर पाए, लेकिन और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो किस हद तक जाने को हम तैयार हैं? जी, देखिए, आतंकवाद का समूल नाश ही इसका एकमेव उपाय है। पाकिस्तान पिछले 4 दशकों से लगातार भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छिड़कर बारंबार हमारे निर्दोष जवानों का, हमारे निर्दोष नागरिकों का रक्त बहाता रहा है जी। और हम उसके रक्तपात के विरुद्ध जो है कुछ कार्रवाइयां छिटपुट होती रही, लेकिन उन कार्रवाइयों से वो 1947, 1965, 1971 कारगिल इतने युद्धों के बावजूद भी पाकिस्तान सुधरने के लिए तैयार नहीं। और पाकिस्तान के पास आज जो अपना सबसे बड़ा एसेट समझता है वो आतंकवाद को अपना स्ट्रेटेजिक सबसे बड़ा एसेट समझता है जी। तो उसके इस स्ट्रेटेजिक एसेट को पूरी तरह से नष्ट करना ये भारत की प्राथमिकता है। और भारत इसको पूरी तरह से पाकिस्तान की न केवल वैदेशिक घेराबंदी, न उसकी आर्थिक घेराबंदी, बल्कि उसके आतंकवाद का जो गर्भगृह है उसका समूल नाश जी। ये करना ही एकमेव लक्ष्य है और भारत ये करने में सफल रहेगा, हमें पूरा विश्वास है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, बहुत मौके ऐसे आए जहां न्यूज नेशन पर आपने कहा कि भारतीय सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। आपने यहां तक माना कि मौजूदा सरकार के पास वो बहुमत है जिसके दम पर हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ये काफी ना रहा। आज प्रधानमंत्री जी स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि हम हर संभव कोशिश करने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, सेना को खुली छूट है। क्या कर सकती है भारतीय सेना ताकि आज पाकिस्तान जरा इस बात को रियलाइज ही नहीं करे, बल्कि जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों को पूरे तरीके से खत्म करे? देखिए, ये बड़ी अच्छी सवाल पूछा आपने कि भारत सेना क्या कर सकती है। भारत सेना वो सब कुछ कर सकती है जो भारत सरकार और ये देश चाहेगा। देखिए, इसको समझिए, इतनी छोटी सी सवाल नहीं है, बड़ा गंभीर सवाल है ये जी। इसके 2 पहलू होते हैं। एक तो होता है टैक्टिकल पहलू। टैक्टिकल पहलू वो होता है जो फौज अपने लेवल पे अपने हिसाब से करती है और करती आई है। आज भी सीसीएस मीटिंग ने ये भारत सरकार को, भारत फौज को ये छूट दी है कि आप टैक्टिकल हरकत करते रहिए, जो आप मुनासिब समझें, जब चाहें, जब कहाँ करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, वो आप करिए। सर्जिकल स्ट्राइक एक टैक्टिकल मूव थी, वो स्ट्रेटेजिक मूव नहीं थी जी। आज जो प्रधानमंत्री के भाषण आए हैं सीसीएस मीटिंग के बाद, जो 2 बयान उन्होंने आज दिए हैं, ये एक यूपी में दिया है, एक शायद दिल्ली से ही दिया था जी। तो उस समय उन्होंने कहा है कि अब ये पाकिस्तान को एक लेसन सिखाया जाएगा। इसमें बड़ा अंतर है जी। प्रधानमंत्री बड़ा सोच के बोलते हैं, मुझे उम्मीद है। ये उन्होंने ये नहीं कहा कि जैश ए मोहम्मद के बरखिलाफ हमें कुछ करना है, उन्होंने ये सफा लफ्ज़ों में कहा कि पाकिस्तान के बरखिलाफ हमें कुछ करना है। आप इससे सहमत हैं जी। तो अब पाकिस्तान से क्या करना है, वो सीसीएस को डिसीजन लेना है और सीसीएस ही उसका डिसीजन लेकर भारत सेना को बताएगी कि क्या करना है जी। तुरंत सीसीएस मीटिंग के बाद एक एनएसए की मीटिंग हुई थी जिसमें सारे सर्विस चीफ्स बैठे थे, इंटेलिजेंस वाले बैठे थे, जो कि वर्किंग पीपल है इस देश की सुरक्षा के लिए जी। उनसे कहा गया होगा कि आप एक तजवीज़ बनाइए, क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लान्स हैं, क्या क्या विकल्प हैं, किस तरह से कर सकते हैं, और हमें बताइए कि क्या बेस्ट ऑप्शन हम कर सकते हैं। वो मैं उम्मीद करता हूं कि उसकी कार्रवाई हो रही होगी या हो चुकी होगी या पहले से तैयारी होगी, वो अब तुरंत सीसीएस को बताई जाएगी। अब सीसीएस को चूज करना है कि किस किस्म की ऑप्शन वो करना चाहते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फुल स्केल वॉर पे चले जाइए, फुल स्केल वॉर तो कोई चाहता नहीं है, किसी के हित में भी नहीं है, लेकिन फुल स्केल वॉर से पहले कई एक अपॉर्चुनिटीज, कई एक पॉसिबिलिटीज हैं स्ट्रेटेजिक रिस्पांस में, जो कि भारत सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलकर कर सकती हैं। तो एक तो बात ये रही। दूसरी बात जो एम्बेसडर डोगरा साहब ने कही थी मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में, उनसे मैं सहमत हूं कि ये तो एक ठोस है लेकिन बहुत छोटा कदम है। बिल्कुल। हमें उम्मीद थी शायद
जी। कि शायद इंडस वाटर ट्रीटी पे वो बात करेंगे, कुछ बिल्कुल। पानी के बारे में बात करेंगे जी। लेकिन जहां पानी की बात आती है तो लोग कहते हैं कि जी ये तो वर्ल्ड बैंक के साथ हुआ है, ये तो इंटरनेशनल फोरम में हुआ है, इसमें तो बहुत शर्तें हैं, ये हम नहीं कर सकते। देखिए ये सुनने की बात है। जब हम कहते हैं कि डिप्लोमेसी करनी है, उस समय हमें यह देखना चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी किस समय हुई थी। आज से 40 साल पहले हुई थी। उस समय क्या हालात थे, क्या भारत पाकिस्तान के रिलेशनशिप थे और आज क्या रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप में क्या इंडस वाटर ट्रीटी एब्रोगेट करना सही होगा कि नहीं होगा, ये सीसीएस को सोचना है। मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल फोरम को डिप्लोमेसी के थ्रू ये समझाना पड़ेगा कि आज हालात बदल चुके हैं। आज इंडस वाटर ट्रीटी को हम नहीं मान सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने हमको मजबूर कर दिया है। हमारे रोज व्यक्ति मर रहे हैं, तो हम इसको एब्रोगेट करेंगे। ये एक बात रही। तीसरी बात मैं बताता हूं आपको, बहुत जरूरी साहब, मैं आप एक मिनट आपको क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, हम अभी तुरंत आपके पास वापस आएंगे। लेकिन आपने अभी जो इंडस वाटर ट्रीटी की बात कही है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहता हूं मीम साहब, आप राजनयिक भी रहे हैं, आज कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आप हमारे साथ हैं। इंडस वाटर ट्रीटी पर हम ठोस अगर आज फैसला लेते हैं तो पाकिस्तान की जनता पर एक करारा प्रहार होता है, पाकिस्तान की सरकार प्रभावित होती है। ऐसा फैसला न तो यूपीए सरकार ले पाई और न मौजूदा सरकार ले पा रही है। क्यों दिक्कत आती है इंडस वाटर ट्रीटी पर कोई ठोस फैसला लेने पर, जब हमारे जवान इस तरह से मारे जा रहे हैं? देखिए, जो पानी का मसला है ये बहुत सेंसिटिव मसला है जी। यकीनन अगर आप देखें कि मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है, जिसके लिए हम लोग भी डिमांड करते थे और आप लोग डिमांड करते थे, तमाम लोग डिमांड करते थे जब भी ऐसा कुछ होता था, आज सरकार ने उसको ख़त्म किया है जी। ये पहले भी एक तरफा था। हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा नहीं है। सुबह भी मैं देख रहा था, जो हमारे डिप्लोमेसी के कुछ एक्सपर्ट बैठे हुए थे जी, उन्होंने कहा इसका कोई बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा। और ख़ास तौर पर एक बात कही थी उन्होंने कि इनकी आतंकवादी गतिविधियों पर इसका भी असर नहीं पड़ेगा जी। पानी वाला जो मामला है जी, वो हम दो मुल्कों के दरमियान में नहीं है। ये पानी हमारे यहाँ से होकर किस तीसरे मुल्क में भी जाता है, तो इसलिए हमको उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और मुल्क चाइना है, तो ये सब बात जो होती है वो कहने में तो बड़ी आसान लगती है, लेकिन सरकारों के पास इसके तमाम कवायद मौजूद होते हैं, उसका जो असरात हो सकते हैं वो सब मौजूद होते हैं। और हम सिर्फ पाकिस्तान से लड़ रहे हैं ना। नहीं मीम साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपसे थोड़ा इस पर मतभेद इसलिए रख रहा हूं कि क्यों हम चाइना से बात नहीं कर सकते। हम चाइना से बात कर सकते हैं इस मुद्दे पर, और इसके साथ साथ हमारे अगर इंडस वाटर का जो पूरा पानी है, बिल्कुल बहुत है, उसका पानी पाकिस्तान जा रहा है, और अगर उस पर हम रोक लगाते हैं तो जाहिर सी बात है हम पाकिस्तान को पानी के लिए त्राहिमाम कराते हैं। पूरे पंजाब में सिंचाई के लिए पानी नहीं होगा, इससे बड़ी चोट और पाकिस्तान पर क्या होगी? देखिए, जो आप बात कह रहे हैं जी, ये तरीका तो हो ही सकता है, इसका फैसला सरकार को करना है जी। मैं इसमें आज मैं खास तौर पे अजय जी एक बात कहूंगा जी कि पहला मौका है जब मैं किसी ऐसी कल भी मैं बैठा था और मैंने कुछ बातें कही थी जी आप ही के चैनल के ऊपर, और मैंने कोई कटाश सरकार के खिलाफ नहीं की थी जी, क्योंकि मैं जानता था कि ये मौका बिल्कुल नहीं है कटाश करने का। आज भी मैं उस पर कायम हूं, और मुझसे ज्यादा मेरी पार्टी के लीडर ने आज जो बयान दिया है, राहुल जी ने जी, उन्होंने कहा है कि इस घड़ी में हम ना सिर्फ ये अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ, सुरक्षा अधिकारियों के साथ, बिल्कुल हम इस बात की फौज के साथ खड़े हैं, इस बात की तस्दीक करते हैं कि आपने इस बात को मेंटेन रखा है और सरकार को करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बीच में रोक रहा हूं कि मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैं जरा प्रेम शुक्ला जी के पास चलना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, आज इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर क्यों नहीं बात हो रही? जनरल शंकर प्रसाद ने जो बात कही है, ऐसा तो नहीं है कि इस बात की जानकारी सरकार को नहीं है? करारी चोट करनी है ना, पानी के लिए मार दीजिए लोगों को, क्यों नहीं ये संभव है? हमारे जो पाकिस्तान को ने अजय कुमार जी जितने भी उपलब्ध विकल्प सरकार के पास हैं जी, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमारे पास जो भी उपलब्ध विकल्प हैं, उन सारे विकल्पों पर विचार करके पाकिस्तान को सबक सिखाने की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की जो भाषा बोली है, तो उसमें सारे जो हमारे पास उपलब्ध विकल्प हैं, जो हम जिन विकल्पों का हम सदुपयोग कर सकते हैं, उनका सदुपयोग करेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। जी, सुशील पंडित जी, आज जो कश्मीर में हुआ है, जाहिर सी बात है आप उससे काफी द्रवित होंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, तमाम बातें आज जो कही जा रही हैं, पूरे देश में जो एक तरह से आज उन्माद है, लोग चाहते हैं कि तुरंत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो।
आपको लगता है कि ये हो पाएगा? 2008 में भी कुछ ऐसा ही उन्माद पूरे देश में देखने को मिला था, लेकिन जाहिर सी बात है उसके बाद हम बड़ा लंबा अरसा गुजर गया। कश्मीर ने ऐसे बहुत सारे मौके देखे हैं, लेकिन आज आपको लगता है कि माहौल है? जी जी अजय जी, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसी जैश ने 2001 में हमारी संसद पर हमला बोला था, और इसी पाकिस्तान से लश्कर ने मुंबई पर 2008 में हमला बोला था। अभी पठानकोट का हमला भी जो हमारी एयरबेस पे हुआ, वो जैश ने मांगा था, कबूल किया था जी। और आज फिर जैश आधम का है। मुझे समझ में नहीं आता कि हम केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया क्यों करते हैं। बड़ी घटना हो जाती है तो बड़ा उद्वेलन है, छोटी घटना होती है तो आई गई हो जाती है, क्योंकि हमको अब आदत पड़ गई है सुनने की कि 4 मरे 17 घायल जी। तो जब तक 40 नहीं मरते हैं हम खून के आंसू नहीं रोते हैं जी। दिक्कत यह है कि हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव समझ नहीं है कि हमारे सामने शत्रु कौन है जी। ये जिहाद कैसा है, ये क्या चाहता है। हम केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, जबकि 40 साल से इस देश पर 1000 वार करके इसका खून रिसाया जा रहा है जी। और हम अभी ये मानने को तैयार नहीं है कि हम युद्ध में हैं। अभी भी हम इस चिंता में हैं कि हम कुछ ऐसा ना कर दें जिससे युद्ध छिड़ जाए। ये युद्ध ही है, ये उनकी शर्तों पर लड़ा जा रहा युद्ध है, हमारी भूमि पर लड़ा जा रहा युद्ध है, हमारे सैनिकों, हमारे नागरिकों की जान की कीमत पर लड़ा जा रहा युद्ध है। वो तय करते हैं कि किन हथियारों से लड़ा जाएगा, कहां लड़ा जाएगा, कब लड़ा जाएगा, निशाने पर क्या होगा, और हम केवल प्रतिक्रिया करते हैं जी। हम केवल 40 सालों से एक डिफेंसिव वॉर लड़ रहे हैं। हमारा इन 1000 ब्लीडिंग कट्स का जवाब 1000 बैंडेजेस है। एक आध बार कभी कोई स्ट्राइक कर दिया तो कर दिया, वो भी इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की कमर टूटे जी। इसलिए कि इस देश के लोगों का गुस्सा शांत हो। ये बहुत गलत तरीका है, ये बिल्कुल भी माकूल तरीका नहीं है। आपने बहुत कुछ महीनों सालों बाद हम इसी तरह सुशील जी, आज आपने बिल्कुल वही बात कही जो शायद हम सब पत्रकारों के जहन में है, और इसलिए मैं प्रेम शुक्ला जी एक बार फिर आपके पास आता हूं। मैं जानना चाहता हूं, 55 महीने से ज्यादा की सरकार आपकी रह चुकी है, और ऐसे में हमने भले ही आतंकवादियों को बड़े पैमाने पर मारा है आज जम्मू कश्मीर में, लेकिन सवाल यह उठता है कि कब तक हिंदुस्तान के सैनिक मरते रहेंगे। अगर सैनिक मरते हैं तो देश का मनोबल टूटता है। प्रेम शुक्ला जी, आज इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्यों कहा जा रहा है आज कि हम सेना को खुली छूट दे रहे हैं? आपने डे 1 पे क्यों नहीं दिया था? नहीं, स्वाभाविक है, आपकी आलोचना भी स्वाभाविक है और वो सत्य है। और मुझे लगता है कि सेना को पूरी छूट देकर पाकिस्तान को सबक सिखाना यही इसका एकमेव विकल्प है। हमने 4 दशकों तक स्वाभाविक तौर पर हमने अपनी सहनशीलता का परिचय देते हुए बारंबार अपने ही रक्त का बलिदान दिया है। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता है, इससे अधिक हम और सह नहीं सकते। भारत का एक एक नागरिक जो है वो रुष्ट है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की सरकार, सेना को सारे विकल्प खुले हैं सेना के समक्ष। पाकिस्तान को हम जिस तरह से रणनीतिक माफ कीजिएगा प्रेम शुक्ला जी, आज मैं क्षमा चाहता हूं बड़े अदब के साथ, लेकिन आज राजनीतिक बयान समझ में नहीं आते। मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूं, मैं आदर करता हूं आपके सेंटिमेंट्स का, लेकिन आज ये राजनीतिक बयान जरा गले के नीचे उतरते नहीं है। 55 महीने बीत चुके हैं और कितना इंतजार। जी, मैं ये कह रहा था, जो आपने सवाल पूछा था दोबारा सवाल दोहराना नहीं चाहता जी। आपने जवाब मांगा, जवाब मेरा ये है कि भारत सेना इतनी सक्षम है। भारत सेना ने 1971 की लड़ाई में 90,000 प्रिजनर लिए हैं पाकिस्तान के और एक नया देश खड़ा कर दिया। वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि भारत सरकार ने उसकी तैयारी की और प्रधानमंत्री ने उस समय के सीसीएस ने भारत सेना को पूरा सपोर्ट दिया जी। तो भारत सेना आज भी कुछ भी कर सकती है जो पाकिस्तान जो सरकार चाहती है, लेकिन उसमें सीसीएस को हिस्सा लेना है, उसमें सीसीएस को डिसाइड करना है कि वो चाहते क्या है जी। अगर सीसीएस चाहता है कि ABC कर दिया जाए तो भारत सेना उसमें सक्षम है। जब मैं सेना कहता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड इट इज आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स जी and intelligence agencies. So all of it makes security apparatus. It includes diplomacy.
सो हमारे डिप्लोमेट्स उसमें इंक्लूडेड है, हमारी सेनाएं इंक्लूडेड है, हमारी इंटेलिजेंस इंक्लूडेड है, और जितने इसके कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं वो सब इंक्लूडेड करके मानिए। तो मैं ये मत समझिएगा कि सिर्फ आर्मी की बात कर रहा हूं, मैं एक नेशनल रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूं। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं आपसे आज बहुत जरूरी, मुझे 1 मिनट और दे दीजिए। देखिए, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि आज हम भारत के सेना के संग खड़े हैं और हम जो भी सरकार कहेगी उसके संग खड़े हैं। जब इस चीज को मैं आप दोहराना चाहता हूं प्लीज, कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जब तक वो एकजुट होकर 2 दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए नहीं, सालों के लिए इकट्ठी होगी एक एक्सटर्नल थ्रेट के खिलाफ, तभी ये फायदा होगा। आज एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम भारत सरकार के संग खड़े हैं, लेकिन उनसे यह भी कहलवाना जरूरी है कि भारत सेना की मॉडर्नाइजेशन में वो बाधा नहीं डालेंगे, भारत सेना की सेनाओं को स्ट्रांग बनाने में वो बाधा नहीं डालेंगे, वो उसको सपोर्ट करेंगे। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। जो लोग मॉडर्नाइजेशन को रोकने की कोशिश करते हैं उनको मैं समझता हूं कि देश के द्रोही हैं। तो महत्वपूर्ण बात आपने यहां पर कही है, एक एनिमी आउटसाइड है। एनिमी आउटसाइड को तो हम डील कर रहे हैं, लेकिन एनिमी विद इन को भी डील कीजिए ना। बिल्कुल मीम साहब। देखिए, शंकर प्रसाद जी ने जो कुछ कहा मैं उसका बहुत स्ट्रेट जवाब भी दे सकता हूं जी, लेकिन आज मेरा ख्याल है इसका मौका नहीं है। नहीं मीम साहब, स्ट्रेट जवाब का ही मौका है। देश हमेशा सीधी बात पसंद करता है, इसलिए सीधी बात कहिए, क्योंकि आप उसी का माहिर हैं। नहीं, तो सीधी बात यह है जी, सीधी बात आप कहते हैं तो मैं कह देता हूं कि उनका ये कहना कि हम किसी चीज में टांग ना अड़ाएं, मॉडर्नाइजेशन अगर फौज का हो रहा है तो उसको अंदर कोई टांग ना अड़ाएं, तो हमने कब अड़ाई। लेकिन अगर करप्शन दिखाई देगा तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम एक बार नहीं 1000 बार उस मसले को उठाएंगे। इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। और अपोजिशन होती किस लिए है इस देश के अंदर? डेमोक्रेसी में अपोजिशन चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करती है जी। उसका काम है कि जहां कहीं भी वो कमी देखें। आज भी हम बहुत सारे सवाल उठा सकते हैं। जो सुरक्षा की चूक हुई है, क्या उस पर सवाल नहीं उठे? आज मीडिया के लोग उठा रहे हैं, बहुत सारे दूसरे लोग जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हम जान करके आज ये सवाल इसलिए नहीं उठा रहे कि फिर आप कहने लगेंगे कि हम सियासत कर रहे हैं। देखिए, सियासतदान ही करेगा और कोई नहीं करेगा, लेकिन सियासत अच्छे काम के लिए करना जी और बुरे काम के लिए करना, इसमें फर्क होना चाहिए। वरना सियासत तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कर रही है, पहले भी की है। प्रेम शुक्ला जी, मैं और कहना चाहता हूं जी, मैं आता हूं मीम साहब, मैं आऊंगा आपके पास। इजाजत दे दी है जी, पूरी खुली छूट दे दी है सरकार को जी। ये बात तो पहले भी कह चुके हैं। वो छूट कब नहीं दी थी वो और बता दें, वो नहीं बता पाएंगे। प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए इसका। रुकावट थी, और मैं जनरल साहब से पूछूंगा कि आपको कोई रुकावट रहती है क्या? आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता। देखिए 2 बातें हैं। देखिए, सुरक्षा के मामले पे देखिए रुकावट की बात नहीं है। नहीं, कृपा करके 2 बातें समझ लीजिए। रुकावट की बात नहीं, कृपा करके मीम साहब आपकी बात पूरी होगी। मुझे लगता है कि आप सुनेंगे भी धैर्य से। नहीं, मुझे लगता है आप धैर्य से आप सुनेंगे भी। 1971 में पूरा भारत जो है आदरणीय इंदिरा गांधी के साथ खड़ा था। शिमला के टेबल पर वो हार कराई, तब भी हम सब साथ खड़े रहे। लेकिन 1999 में जैसे ही युद्ध हुआ कारगिल का, श्रीमती सोनिया गांधी ने जो है किस तरह से क्या क्या किया, उस पर बात करने बैठ जाऊंगा तो बहुत शर्मसार आप हो जाएंगे। आप सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारी सेना लौटते हो। राहुल गांधी कहते हैं खून की दलाली, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं आपके अध्यक्ष। संदीप दीक्षित गुंडा कहते हैं, संजय निरुपम सबूत मांगते हैं। अभी हमारे जो है बलिदानियों का रक्त सूखा भी नहीं है, और नवजोत सिंह सिद्धू किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये राजनीति है, राष्ट्रनीति के समक्ष राजनीति खड़ी कर देंगे। अब जरा नहीं, मीम अफजल आप सुन लीजिएगा। मीम अफजल, आप अफजल खानी वृत्ति से मुक्त हो जाइए। और मुझे लगता है एक सम्यक बहस की जाए। हम जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर जिस तरह से मणिशंकर अय्यर की बातें होती है, जिस तरह कपिल सिब्बल की बातें होती है, जो बातें 9/11 हमको याद है, हम पूरी तरह से साथ खड़े थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जब दुम दबा के खड़े थे तब भी हम साथ खड़े थे। तब भी हम संसद में कह रहे थे कि आप आक्रमण क्यों नहीं करते, आप जवाब क्यों नहीं देते।
तब दुम दबा के बैठे थे आपके लोग। और आज भी जब हमारे लोग सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, राहुल गांधी की भाषा अशोभनीय भाषा, निंदनीय भाषा, राष्ट्रद्रोही भाषा होती है। अभी हमारे रक्त सूखे नहीं हमारे बंधारियों के, और आपके नवजोत सिंह सिद्धू की भाषा वो असह्य है हमारे लिए, इस देश के जवानों के लिए असह्य। लेकिन राहुल गांधी उन नवजोत सिंह सिद्धू नाम के कमर सिंह बाजवा के सामने चरण टेक देने वाले, घुट्टे टेकने वाले के सामने आप खड़े हैं। आपने राष्ट्रद्रोह की पराकाष्ठा कर रखी है, इशारे पर बनाई गई। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, चलिए इस मुद्दे पर जब राजनीति की बात हो रही है, मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, जान नहीं रहा है, प्रेम शुक्ला जी, सेना नहीं जान रही है, तो प्रेम शुक्ला जी, एग्रेसिव मत होइए आप। प्रेम शुक्ला जी, आप इतना एग्रेसिव मत होइए प्लीज। इतना बड़ा हादसा होने के बाद आप इतने एग्रेसिव होते हुए ठीक नहीं लग रहे हैं मुझको। अफजल खानी वृत्ति वाला व्यक्ति ले जा रहा है और आप मुझे जवाब भी नहीं देना चाहते। जहां गुस्सा उतारना है वहां उतारिए। बेशर्मी की है, पॉलिटिकल पार्टीज में गुस्सा उतारने की जरूरत नहीं है, जहां असली गुस्सा उतारना चाहिए वहां उतारिए। अच्छा मीम साहब, मीम साहब, मीम साहब, सुशील पंडित यहाँ अपनी बात रखना चाहते हैं, जनरल प्रसाद अपनी बात रखना चाहते हैं। इससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ मीम साहब, कहाँ तक गिरेंगे मीम साहब? अफजल खान और औरंगजेब की इसको बंद करवाइए, ये भाषा गलत है आज के दिन। प्लीज 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 प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट। मीम साहब नहीं करना चाहते, लेकिन मीम अफजल ने नहीं प्लीज घटिया भाषा का प्रयोग किया, इन्होंने अपनी असली अफजल खानी वृत्ति का प्रदर्शन किया। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, दुर्भाग्यपूर्ण है ये। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी प्लीज। मीम साहब लेकिन इतना तो सत्य है ना, क्या दुर्भाग्यपूर्ण है? मैंने क्या बोला है भाई? अच्छा मीम साहब पूछना चाहता हूँ क्या बोला है मैंने। अच्छा मीम साहब कौन सी चीज गलत बोली है बताइए। छोड़िए मीम साहब आगे बढ़ते हैं, आप बताइए। मीम साहब राहुल गांधी अगर मैंने मुझे लगता है कि ये बहस का मुद्दा नहीं है, प्लीज ये बहस का मुद्दा नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ, हम इस पर बहस नहीं कर रहे। आज देश कांग्रेस और बीजेपी के लड़ाई को नहीं देखना चाहता। मैं क्षमा चाहता हूँ, प्लीज हम इसे बंद करना चाहते हैं। सुशील पंडित जी, मैं आप दोनों की आवाज कम कर रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। सुशील पंडित जी, जाहिर सी बात है आज हमारे देश में इसकी आवश्यकता नहीं है कि किस पार्टी ने कहा, क्या कहा और कैसे कहा, लेकिन मैं आपसे सुशील पंडित जी एक बात जानना चाहता हूं। आज जिस तरीके से पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, ऐसा ही त्राहिमाम मुंबई में आतंकी हमले के बाद मचा और तमाम उसके बाद भी मचा। लेकिन मैं एक चीज कश्मीर के मद्देनजर आपसे जानना चाहता हूं। पूरे देश में त्राहिमाम है, लेकिन कश्मीर के दो बड़े राजनीतिक दल के दो बड़े नेता आज ऐसे चुप्पी साधे बैठे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। निंदा की है उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बाद ऐसे चुप बैठे हैं जैसे पता नहीं उन्हें कितना बड़ा सदमा लगा है। पीडीपी और एनसी, क्या आज उन्हें इसी तरह से चुप होना चाहिए था? क्या ये राजनीतिक दल जो देश की संविधान की शपथ लेते हैं, जो मुख्यमंत्री पद पर बैठने के बाद शपथ लेते हैं देश के संविधान की, इस तरह की चुप्पी साध सकते हैं जब हमारे जवानों को इस तरह से शहीद किया जाए? ये पहली बार नहीं है अजय जी, ये रस्म अदायगी करके अपना कर्तव्य पूरा समझ लेते हैं जी। और ये रस्म अदायगी भी इसलिए करते हैं ताकि आपके सवाल न खड़े हो जाएं। इनका मन यहां नहीं है। आप जब आतंकवादियों को मारते हैं, हमारी सेना मारती है, तो ये उनके घरों में जाके मुआवजे पहुंचाने का काम करते हैं। जब अमरनाथ यात्रियों के लिए कुछ एकड़ जमीन 14,000 फुट की ऊंचाई पर दी गई, तो इन्होंने कहा कि आप कश्मीर में बस्तियां बसाने जा रहे हैं, वहां की जनसंख्या का अनुपात बिगाड़ने जा रहे हैं। तो आप किन लोगों से क्या उम्मीद कर रहे हैं अजय जी? ये लोग वहां के आतंकवादियों को छोड़ते हैं, रिहा करते हैं जेलों से, पत्थरबाजों को बिना शर्त रिहा करते हैं। ये हुर्रियत के साथ और पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की तजवीज करते हैं। ये कहते हैं कि आपको तो अब बंदूक वालों के साथ भी बात करनी चाहिए जी। अभी 2 दिन पहले महबूबा जी ने कहा जी। तो आप इनसे क्या अपेक्षा करें? इनकी पूरी राजनीति अलगाव से पोषित है, ये उनके वोटों पर निर्भर है। और आज इस देश को यह समझ जाना चाहिए कि जितनी भी रियायतें 370 और 35A के नाम पर कश्मीर में दी गई हैं, आज आप उसी की फसल काट रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहां पे कही। इन ऐसे लोगों को पोषित कर दिया है कश्मीर की राजनीति में। जी
बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पे सुशील जी कही। मैं डोगरा साहब आपसे ऐसे पूछना चाहता लोगों हूँ, के साथ आपने गठबंधन करके सरकार बनाई है। बिल्कुल इन्होंने मैं इस पर आता हूँ, प्रेम शुक्ला जी से भी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन राजीव डोगरा जी, आज क्या हमने अपने देश में ही ऐसे लोगों को पाल पोस कर बहुत दूध पिलाया है जो हमारे देश के साथ ही गद्दारी करते हैं? जिस तरह से ये अलगाववादी पर हम सुरक्षा पर खर्च करते हैं, हमारी गाड़ी कमाई टैक्स का उनके ऊपर खर्च होता है, उनके मेंटेनेंस के लिए हम डीजल की गाड़ियां और तमाम तरह की चीजें देते हैं, होटल का रूम बुक करते हैं हम अपने टैक्स पेयर की तनख्वाह पर, और उसके बाद इनको हम खुली छूट देते हैं कि ये पाकिस्तान का नारा लगाते रहे हिंदुस्तान में। इन तमाम लोगों को क्या ये हमारे पूरा पॉलिसी फेलियर है कश्मीर का? क्या हम कश्मीर को लेकर संजीदा हो ही नहीं पाए, चाहे वो यूपीए की सरकार हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो? देखिए, वही बात फिर आ जाती है, जैसे आपने एमएफएन का पहले सवाल पूछा था जी, तो ये भी एक बहुत सॉफ्ट कदम है कि उनसे सारे सिक्योरिटी एपरेटस जो उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं जी, और उनको गार्ड करते हैं, उनसे विड्रॉ क्यों नहीं करते? और जैसे आपने कहा कि उनके ट्रैवल और हर चीज की जो हम पैसा देते हैं करोड़ों के हिसाब से, वो क्यों नहीं हम दूसरी जगह लगाते? एक टैंक भी खरीद सकते हैं हम, जो बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर मैं दो चीजें कहना चाहता हूं जो जनरल शंकर प्रसाद ने बहुत अच्छा इशारा किया था। पहले जो 71 की लड़ाई का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, और उन्होंने बहुत ठीक कहा कि ये सिर्फ आर्मी ये काम नहीं कर सकती है, आर्मी बहुत सक्षम है, पर ये कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होनी चाहिए। 1971 में इंटेलिजेंस, डिप्लोमेसी, पूरा फाइनेंस और आर्मी सब ने मिल के काम किया था और एक बेहतरीन काम हुआ था जी। अगर ये कहा जाए कि सिर्फ आप टैंक के गोले वहां बरसा दें तो उससे कुछ असर नहीं होने वाला। और प्रधानमंत्री ने खुद इस चीज पे इशारा किया था कि पाकिस्तान जो है, ये कुछ हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि जल्दी बाज आने वाला नहीं है, ये लंबी लड़ाई है। तो पहले तो हमको ये समझना चाहिए। दूसरा, जो जनरल शंकर प्रसाद ने बहुत अच्छा इशारा किया कि देखिए, आर्मी को आपको इक्विप करना चाहिए। चीन का डिफेंस बजट देखिए, हमारे से 10 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान का देखिए, जीडीपी का 20% पाकिस्तान आर्मी को जाता है। यहाँ पे आर्मी से मेरा मतलब तीनों विंग्स को, यहाँ पे 2% के करीब जाता है। तो आप लड़ाई करना चाहते हैं पाकिस्तान और चीन के साथ इतने छोटे पैसे के साथ, जहां आजकल हम अपने इक्विपमेंट के लिए इतना पैसा नहीं है कि एयरफोर्स और आर्मी दे सके सप्लायर्स को। तो थोड़ा सा हमको वास्तविकता से भागना नहीं चाहिए। और वास्तविकता ये है कि आर्मी को पहले भी खुली छूट दी थी, यूपीए सरकार के टाइम में भी कहा था फ्री हैंड दिया जाएगा, पर फ्री हैंड से कुछ ज्यादा हासिल हुआ नहीं है। और हमको ना ये सोचना चाहिए कि कल को आर्मी जाके सब कुछ ठीक कर देगी, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि लड़ाई बहुत भीषण है, बहुत गंभीर है और बहुत कठिन है। और पाकिस्तान उसी का एडवांटेज ले रहा है, क्योंकि जैसे आपने भी अभी कहा कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी आर्मी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जितनी अटकलें लगे उतना ही अच्छा है। अब यहीं पर सवाल में प्रेम शुक्ला जी आपसे पूछना चाहता था। 55 महीने पहले जब आपकी सरकार 2014 में बनी देश में, उस वक्त यही कहा गया था कि देश के हर उस व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलाफ में खड़ी है, मुखालफत में खड़ी है, जो कश्मीर में हिंदुस्तान के हित के खिलाफ खड़ा है। पीडीपी एक अलगाववादी पार्टी है, हम सब जानते हैं, आप भी जानते थे, आपने सहयोग किया, आप उसके साथ खड़े रहे जब तक आप सरकार चला सकते थे, फिर आपने सरकार तोड़ दी। सवाल यह उठता है साहब कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों खड़े होते हैं जो आतंकवाद की पैरोकारी करते हैं? उस व्यक्ति के साथ आप क्यों खड़े होते हैं जिसकी बहन को रिहा कराने के लिए भारत को आतंकवादियों को छोड़ना पड़ता है? देखिए, हम उसके साथ जैसे ही उसकी राष्ट्रद्रोही गतिविधियां सामने आई, तत्काल सरकार गिरा दी गई। जैसे उसका जो है सम्यक संतुलन बिगाड़ा उसने जम्मू और लद्दाख को लेकर, सरकार गिरा दी गई। लेकिन उसके बाद सरकार बनाने निकला कौन था? गुलाम नबी आजाद सरकार बनाने निकल पड़े थे। कौन गुलाम नबी आजाद? जो ये कहते हैं कि भारत की सेना 36 महीने की सरकार आपने चलाई है साहब। अभी सुशील पंडित जी ने जिक्र किया, आप दोनों उतने जिम्मेदार हैं। बोर्ड को जमीन देने की बात आई तो कौन गुलाम नबी आजाद थे? कौन है गुलाम नबी आजाद? मुख्यमंत्री थे और कहा कि हम जो है श्रीनाथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन देने से जो है वहां पर डेमोग्राफिक परिवर्तन हो जाएगा। तो आप जब कांग्रेस जैसी पार्टी खड़े होकर, भाई अभी इन्होंने आदरणीय हमारे जो सेना के
अधिकारी, पूर्व अधिकारी, उन्होंने कहा कि सेना को इक्विपमेंट देना चाहिए। भैया आपने जो है बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं खरीदे। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आज चाहे आपकी पार्टी हो या मीम साहब की पार्टी हो, आप दोनों पार्टियों ने मिलकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सहयोग किया है। क्या मैं गलत हूं मीम साहब? खरीदी जा रही है मीम साहब, राहुल गांधी पाकिस्तान और चीन के इरादे पे चलिए प्रेम शुक्ला जी कर रहे हैं जो हो रहा है, लेकिन मीम साहब शोर मचा रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, क्या आज कांग्रेस ये कहने को तैयार है कि चाहे पीडीपी हो या एनसी हो, हम दोनों के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे? अगर इतनी हिम्मत है तो कहिए ना डंके की चोट पर, हर व्यक्ति जो हिंदुस्तान की मुखालफत करता है उसके साथ गठजोड़ नहीं करेंगे। आप ये सवाल किस बुनियाद पे कर रहे हैं? क्यों नहीं? पाकिस्तानी पार्टियां हैं क्या? आप ये बताइए, या पाकिस्तान की हिमायत करते हैं? आज की तारीख में पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया, आपने खुद उसके बारे में कहा। आप हमसे इस बात की क्या गारंटी ले रहे हैं कि आगे हम जाकर के क्या करेंगे? भाई गुलाम नबी आजाद खुद पाकिस्तान परस्ती पर आमादा है, ये एनसी के साथ क्यों नहीं जाएंगे? ये पीडीपी के साथ क्यों नहीं जाएंगे? गुलाम नबी आजाद, राजनीति आगे होती ही रहेगी। मैं क्षमा चाहता हूं, इस बहस को मुझे ही खत्म करना पड़ रहा है। अफसोस की बात यह है कि आज जहां हम अपने 40 सैनिकों की शहादत पर पूरा देश रो रहा है, वहां राजनीति अपनी जगह पर और अपनी स्तर पर होती रहती है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सभी राजनीतिक दल को एकजुट होना ही पड़ेगा, अन्यथा पाकिस्तान इसी तरीके से हमें रुलाता रहेगा और हम बस पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाते रहेंगे, कभी उसकी उंगली तोड़ नहीं पाएंगे। बने हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं। न्यूज नेशन पर यह विशेष कवरेज जारी है। छूने का आरोप लगाया